हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 में जियोमेट्री के ऐसे प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपसे एग्जाम में वो प्रश्न बन जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है उसमें आपको यहाँ पे दो चित्र दिख रहे हैं। ये थेल्स प्रमेय से संबंधित हैं, जिसमें ये जो तीसरी भुजा है बी सी, वो डी जो है वो तीसरी भुजा बी सी के समांतर है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न दे तो देखो, ए से डी, डी से बी दो हिस्सा इधर हुआ, और ए से ई और ई से सी दो हिस्सा इधर हुआ। तो इन चार खंड में से आपको कोई भी, जैसे इधर दो सेक्शन दे दिया, इसमें एक सेक्शन दे दिया, और आपसे ईसी पूछा जा रहा है। अब जैसे इस फिगर में देखिए, आपसे किसका, इसका ए से ई का वैल्यू 1.8 दिया हुआ है, ई से सी 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी से डी 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए से डी आपसे पूछा जा रहा है। तो चार सेक्शन में से कोई एक सेक्शन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, और उसी आधार पे आप दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, तो जैसे इस टाइप का जब भी प्रश्न दिया जाए हम फॉर्मूला से चलेंगे, ए डी बटे डी बी। ठीक है, ए डी बटे डी बी बराबर, तो इस तरफ का जो रेशियो होता है उधर का भी रेशियो उतना ही होता है। तो ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। तो देखिए, इन दो और दो, इन चारों में से कोई तीन का ही वैल्यू हमें दिया गया होता है। तो ए डी का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। डी बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई 8 सेंटीमीटर बटे ई सी, वो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब बच्चों हम यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे जब, तो 1.5 में हम किससे गुना करेंगे, इसी से, या आप कैलकुलेशन की सुविधा के लिए दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 15 से इसे कटा ले, 15 से ये 2 से कट जाएगा। अब इसी में हम कितने से गुना करेंगे, 1 से, तो इसी ही रह जाएगा। और 2 में आप 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसी का वैल्यू कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी आधार पर आप इस प्रश्न को खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको बताया गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे ऊपर में 1.5 है और नीचे में 3 है, तो 1.5 का ये दुगुना है, 1.5 का कितना है, ये दुगुना। तो ऊपर वाला से नीचे वाला दुगुना है, तो यहाँ भी ऊपर वाला से नीचे वाला जो है वो दुगुना होगा। तो 8 का दुगुना 16। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम पी क्यू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्न संख्या देखेंगे दूसरा। तो प्रश्न के अनुसार ये अपना एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम पी क्यू और आर रखा गया। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न में बोला गया है, भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ये जो पी क्यू है इस पर, और ये जो पी आर भुजा है इस पर, जो बिंदु है उनके नाम ई और एफ है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ई और एफ दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ये जो ई एफ है वो क्या क्यू आर के समांतर है कि नहीं, हमें ये चीज़ ज्ञात करना है, जांचना है। अब दिया गया है, देखिए प्रश्न में किनका किनका वैल्यू दिया गया है। तो आपके प्रश्न में दिया गया है पीई का वैल्यू 3.9। ये जो पीई है अपना, ठीक है, पीई का वैल्यू ये दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ई क्यू का वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। पी एफ का वैल्यू दिया गया है
6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ आर का वैल्यू दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो क्रमशः ये मान हमें दिए गए हैं और हमें पता करना है ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो देखो समांतर कब होता है, जब इधर का रेशियो और उधर का रेशियो दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो दिया गया है तो जिसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लिख लेंगे। उसके बाद पी ई बटे ई क्यू, ठीक है, पी ई बटे ई क्यू, हम इसका रेशियो देखते हैं कितना होगा, ठीक है। तो पी ई का वैल्यू कितना है 3.9 बटे ई क्यू का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। हम इसे जब कटाएंगे ये तो ये 3 से कटेगा, कितने से, 3 एकम 3 दशमलव और 3 तिया 9। तो इधर का रेशियो 1.3 आया है, अगर इधर का भी उतना ही आ जाए तब ये ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। चलिए देखते हैं। तो इस तरफ हम लिखेंगे पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। अब देखो पी एफ का वैल्यू कितना 3.6 और एफ आर का वैल्यू कितना 2.4। दशमलव बाद ऊपर भी एक अंक है और नीचे भी एक अंक, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको कटा दो, ये 12 से 3 बार में कट जाएगा और ये 12 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 3 में जब आप 2 से भाग दोगे तो ये 1.5 आएगा। क्या दोनों रेशियो बराबर है? तो दोनों रेशियो बराबर नहीं है। तब यहाँ पे लिखा जाएगा चूंकि पी ई बटा ई क्यू, मतलब कि इस तरफ का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के, मतलब दोनों तरफ का रेशियो जो है इस प्रश्न के हिसाब से वो बराबर नहीं है, इसलिए ये जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर नहीं है। इसलिए ई एफ जो है समांतर क्यू आर के नहीं है। और अगर दोनों तरफ का रेशियो बराबर हो जाता तब हम लिखते कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप घर पे जो है प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ का रेशियो बराबर आ जाए तो समांतर होगा और दोनों तरफ का रेशियो बराबर नहीं आए तो समांतर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इस प्रश्न में तीसरा नंबर जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसका यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है। तो हम पहले ऐसा एक चित्र बना लेंगे। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। ये प्रश्न यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा चित्र दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, ये अपना प्रश्न हो गया और प्रश्न में एक ये चीज़ दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी, ठीक है, तो जो दिया हुआ है प्रश्न में पहले हम उसे लिख लेंगे। दिया गया है एल एम समांतर सी बी तथा एल एन समांतर सी डी तथा एल एन समांतर सी डी, ये चीज़ दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी। चलो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। हमें ये सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर में ए एन बटा ए डी, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर आपको कोई समस्या ना हो। तो बच्चों देखिए,
सबसे पहले हम इस लाइन पे चलते हैं, एल एम समांतर सी बी। ध्यान देना, ये जो एल एम है वो किसके समांतर है? सी बी के। ठीक है, अभी आपको इस नीचे वाले हिस्से पे ध्यान नहीं देना है। तो आपने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में क्या पढ़ा है? अगर समांतर हो तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए अब इसी बात से समझते हैं। देखिए, अगर एल एम किसके समांतर है? सी बी के। तो ध्यान से बात समझना, एल एम ये वाली रेखा हुई और सी बी ये वाली रेखा हुई। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं वो इस लाइन से और इस लाइन से जुड़ी हुई हैं। तो इन दोनों लाइन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, ए एम बटे ए बी। मतलब इधर जैसे रेशियो हम लेंगे इधर भी वैसे ही रेशियो होगा, क्योंकि हमें लाना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो ध्यान से समझना। तो चलिए हम इसका रेशियो लेते हैं, जितना सिद्ध करना है उसके हिसाब से। तो ए एम बटे ए बी बराबर, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे बात समझना। अगर हम ऊपर ए से एम तक चले हैं तो नीचे हम ए से कहाँ तक चलेंगे? एल तक चलेंगे, क्योंकि एम का जॉइंट वो है एल से। तो ए एल बटे, ठीक है। अब देखो, फिर हम ए से कहाँ तक गए हैं? हम ए से बी तक गए हैं। तो इस लाइन पे हम ए से कहाँ तक जाएंगे? सी तक जाएंगे, क्योंकि बी जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? सी से जुड़ा हुआ है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से एल एन समांतर सी डी। तब देखो प्रश्न में लाना क्या है? ए एन बटा ए डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एन बटे ए डी। अब देखिए इसका रेशियो कैसे है? ए एन बटे ए डी। तो आप पहले ए से एन तक आए हैं, तो उस हिसाब से हम जब इस लाइन पे चलेंगे तो हम ए से एल तक चलेंगे, क्योंकि एन कहाँ से जुड़ा हुआ है? एल से जुड़ा हुआ है। तो ए एल बटे, अब देखो नीचे में क्या है? ए डी। ए से कहाँ तक? डी तक। ये पूरा लाइन कवर किया। तो फिर हम इसमें भी ए से कहाँ तक चलेंगे? सी तक चलेंगे, क्योंकि डी किससे जुड़ा हुआ है? सी से जुड़ा हुआ है। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों समीकरण को जब हम देखते हैं तो पहले समीकरण का दाहिना पक्ष, ठीक है, और दूसरे समीकरण का दाहिना पक्ष दोनों क्या है? बराबर है। तो जब दोनों समीकरण का दायां हिस्सा बराबर है तो इन दोनों का फिर बायां हिस्सा भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका बायां हिस्सा जो है ए एम बटे ए बी बराबर, और इसका बायां हिस्सा जो है ए एन बटे ए डी। यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, बात अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे बच्चों। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 नहीं, 6.3। उसमें आने से पहले कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रश्न है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसे समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण का प्रश्न है, आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये दोनों ही आकृतियाँ आपको दी जाएंगी। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अपना ये जो फिगर है इसमें एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ये ज्योमेट्री का प्रश्न है, तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा, समय लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज बना लेते हैं और उनका वैल्यू जैसे किताब में दिया हुआ है प्रश्न में वैसे हम लिख लेते हैं। पहला त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी दिया हुआ है, और दूसरे त्रिभुज जो है वो आकार में इससे बड़ा दिया हुआ है और इसका नाम है पी क्यू और आर। ठीक है,
बच्चों ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3.8, बी सी है 6 और ए सी है 3√3। ठीक है, ये कोण दिया हुआ है आपको 80 डिग्री, कोण बी है 60 डिग्री, कोण सी का वैल्यू नहीं दिया गया है। इस त्रिभुज की यदि बात करें तो पी क्यू का वैल्यू है 12, क्यू आर का 7.6 और इसका 6√3। ठीक है, और बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कोण पी ज्ञात कीजिए। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कि कोण पी का वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में संबंध देखना है कि आखिर संबंध क्या है। चलो सबसे पहले तुम ये देखो, यहाँ पे बी सी है जिसका वैल्यू 6 है और ये कितना है पी क्यू जिसका वैल्यू है 12। ठीक है, मतलब कि जो बी सी है अपना उसका संबंध किससे है, पी क्यू से। ये तो तुम अच्छे से समझ रहे हो। देखो तो बी सी का जो संबंध है वो किससे है, पी क्यू से है। बी सी का वैल्यू कितना है 6 और पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 12। जब तुम इसको कटाओगे तो 6 से 12 कितने से कट जाएगा, 2 से। 1/2 का रेशियो है। अच्छा, उसके हिसाब से फिर आप जब देखोगे इस प्रश्न को तो ये जो ए बी है अपना वो 3 दशमलव कितना है 8 है। तो 3.8 जैसे 6 का दुगुना 12, तो 3.8 का दुगुना हमें इसमें कौन सा भुजा दिख रहा है, तो वो हमें दिख रहा है 7.6 जिसका नाम क्या है आर क्यू। ठीक है, तो ए बी का संबंध किससे मिल रहा है, आर क्यू से मिल रहा है। तो अपना ए बी का वैल्यू है 3.8 और आर क्यू का वैल्यू है 7.6। अब जब इसको कटाओगे तो 38 से ये जो 76 है ये 2 से कट जाएगा, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो इस तरफ AC है और AC के जैसा इसमें कौन सा भुजा है, तो AC 3√3 है, इसमें √3 वाला कौन सा है, ये वाला RP। ठीक है, तो AC का वैल्यू है 3√3 और RP का वैल्यू है 6√3। तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। मतलब कि कितने का रेशियो है, 1/2 का रेशियो है। अब देखो, अब एक बात समझो तुम, इसलिए अपना ये जो ABC त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC, अब ये देखना है कि ये किसके समरूप है। हम आखिर नाम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो अब जब हम नाम लिखेंगे तो जो AB है अपना, देखो ध्यान से समझना, जो AB है 3.8 वो किसके समान था, तो वो RQ के समान था। ठीक है, तो अगर इधर हम AB लिखे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, RQ लिखेंगे, RQ। अब देखो इस त्रिभुज में RQ तो लिख दिए, कौन बच गया, P बच गया, RQP। ठीक है, तो बच्चों यहाँ कहने का मतलब ये है इस त्रिभुज में जो कोण C का वैल्यू होगा वो इधर वाले में किसका वैल्यू होगा, कोण P का वैल्यू होगा। तो अगर हमें कोण C का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम कोण P का भी पता कर सकते हैं। ऐसे हम एक छोटा भी तरीका बता देते हैं आप लोग को। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ से कोण C का वैल्यू चाहिए, तो कोण A कितना है, 80 डिग्री है, कोण B कितना, 60 डिग्री। हमें कोण C का वैल्यू नहीं पता है, बराबर में 180 डिग्री। तो कोण C का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो 180 डिग्री है इधर, 80 और 60 140, प्लस में उधर ले जाइएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 140 घटाइएगा तो 40 डिग्री। चूँकि कोण C जो है वो किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, इसलिए तो चूंकि कोण C कोण P के बराबर है तो कोण C 40 डिग्री है, इसलिए कोण P क्या डिग्री होगा,
कोण पी भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आप संक्षेप में समझना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप सीधे ये लिखिएगा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से यदि कोण ए 80 डिग्री है, कोण बी 60 डिग्री है, तो कोण सी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो कोण सी अपना आएगा 40 डिग्री। तो ये अपना हो जाएगा क्या डिग्री, 40 डिग्री। तो जब ये 40 डिग्री होगा तो अपना जो कोण पी है वो भी क्या डिग्री का हो जाएगा, वो भी 40 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम इन रेशियो को देखेंगे तो उसके हिसाब से कोण सी और कोण पी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना जो अगला प्रश्न है उदाहरण 7, इसको आपको अच्छे से समझना है। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की है जो बल्ब लगे एक खंभे के आधार से पड़े 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। मतलब एक खंभा है जिस पे बल्ब लगा हुआ है और वहाँ से एक लड़की जो है खंभे के आधार से पड़े का मतलब होता है दूर, इतने स्पीड से जो है वो चल रही है। तो चलिए पहले हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो हो गया ज़मीन। ठीक है, ज़मीन पे यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक खंभा जिस पे बिजली का बल्ब लगा होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने एक खंभा लगा दिया। ठीक है, और इस खंभा पे ये हमने बना लिया, मान लो एक बिजली का बल्ब यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, और ये जो खंभा का आधार है यहीं पे कोई लड़की होगी आसपास पे जो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आधार से दूर जा रही है। मान लो कि लड़की यहाँ तक आ गई। ठीक है, लड़की यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ पे वो लड़की है, उस लड़की की भी कुछ ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गई लड़की की ऊंचाई और ये है खंभा। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की की जो लंबाई है वो है 90 सेंटीमीटर और लड़की की जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, देखिए ये जो बल्ब है इसकी ऊंचाई जमीन से है 3.6 मीटर। तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बात समझिएगा, देखिए 4 सेकेंड में लड़की द्वारा तय दूरी, लड़की कितनी दूर चली जाएगी। तो लड़की का जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में वो 1.2 मीटर जाती है। तो हमें 4 सेकेंड का निकालना है कि 4 सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगी। तो जब आप 4 से गुना करोगे इसमें तो वो आएगा 4.8 मीटर। तो लड़की जो है 4 सेकेंड में कितनी दूर चली जाएगी, यहाँ पे लड़की थी और अभी वो यहाँ पे है, मतलब कि वो 4.8 मीटर पे है। हमें उस लड़की की छाया की लंबाई पता करनी है। तो अगर लड़की यहाँ पर खड़ी है तो उसका छाया आगे बनेगा, मान लीजिए लगभग यहाँ पे। तो मान लीजिए छाया का लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो छाया बना है उसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब बच्चों इसका जो फिगर हम लोग कंप्लीट करेंगे वो आप यहाँ पे स्केल रखोगे और स्केल से जो है इसको ऐसे मिला दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये छाया का लंबाई हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बात अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसका सिंपल सा हम कुछ नाम रखेंगे, A B C D E। ठीक है, देखो चूँकि काफ़ी संक्षेप में आपको बताते हैं यहाँ पे, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो सबसे पहले ये बड़ा वाला ऊंचाई, फिर बटे में छोटा वाला ऊंचाई। तो चूँकि ए बी बटे इसका ऊंचाई क्या है CD बराबर, काफ़ी आपको कोशिश कर रहे हैं कि संक्षेप में बता दें, इसलिए इसमें ज़्यादा त्रिभुज और भुज नहीं लिया गया है। आपको सीधे हम भुजाओं के अनुपात से बता देते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तुम ऊंचाई का अनुपात ले लेना। तो सबसे पहले बड़ा वाला ऊंचाई, फिर बटे में छोटा वाला ऊंचाई, ठीक है। फिर हम बड़ा वाला रेशियो लेंगे। तो बड़ा वाला जो आधार होगा वो बी से कहाँ तक हो जाएगा, आपका ई तक हो जाएगा। तो बी ई, ठीक है। और उसके बाद आपका छोटा वाला आधार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, डी से ई तक हो जाएगा, डी से ई तक, ठीक है। एक बार चलिए फिर से समझ लीजिए। बड़ा वाला ऊंचाई बटे में छोटा वाला ऊंचाई, फिर बड़ा वाला आधार यहाँ से यहाँ तक और बटे में छोटा वाला आधार डी से ई तक, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू रखते हैं। देखो ए बी का जो वैल्यू है वो 3.6 है, बटे में है सी डी का वैल्यू कितना है 90। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये मीटर में दिया हुआ है और ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को यदि हमें मीटर में बदलना है तो हमें इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। अब ये भी किस चीज़ में आ गया, मीटर में आ गया, बराबर बी ई। तो बी से ई तक का जो लंबाई होगा वो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर आएगा। तो 4.8 में हम कितना जोड़ देंगे, x, 4.8 प्लस x, ठीक है। बटे में है डी ई, तो डी से ई का जो लंबाई है वो कितना है x, ठीक है। बच्चों यहाँ पे 0 से अपना 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे ऊपर में कितना है 3.6, ठीक है, बटे में 9। ये जो सबसे नीचे 10 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बराबर में जैसे है हम वैसे ही उसको अभी रहने देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे कैंची गुना। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव बाद एक अंक है तो हम 1 0 रखेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 36 कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब क्रॉस गुना जब आप करेंगे तो 4.8 प्लस x है और यहाँ पे कितना है 4, 4 में हम कितने से गुना करेंगे x से, तो 4x हो जाएगा। और 4.8 प्लस x में हम किससे गुना करेंगे, नीचे तो कुछ है नहीं तो वो उतना ही रह जाएगा। ये 4x है, x प्लस में है, इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, दूसरी तरफ 4.8 रह जाएगा ये वाला। तो 4x में से 1x जाएगा तो 3x रह जाएगा और इधर 4.8। बच्चों तो 3 से 48 कितने से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, मतलब 1.6। तो x बराबर 1.6 मीटर। तो लड़की की जो छाया की लंबाई होगी वो 1.6 मीटर की होगी। आपको उस बात को ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ना ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले वीडियो की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपसे अभी 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक आकृति दी हुई है तो सबसे पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। यहाँ पे जो कोण है वो 70 डिग्री का दिया हुआ है, ये आपको 125 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कोण DOC, यहाँ पे लिख देते हैं कोण DOC का वैल्यू हमें पता करना है। फिर हमें कोण DCO का वैल्यू पता करना है। फिर हमें कोण OAB का वैल्यू पता करना है। तो हमें यहाँ पे 3 कोणों का वैल्यू पता करना है। अब एग्जाम में आपसे तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इस कोण की बात करते हैं, कोण DOC। तो देखो ये है कहाँ पे, DOC
सी, मतलब हमसे इस प्रश्न को यहाँ पे इस एंगल को पूछा जा रहा है कि ये कितने डिग्री कोण बन रहा है। तो देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि ये एक सरल रेखा है, किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहाँ पे उसी बात को लिखेंगे, चूंकि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तब यहाँ पे जो हमारा ये कोण है, इस कोण का क्या नाम रखा है प्रश्न में? DOC। इसलिए कोण DOC प्लस कोण, इस कोण का क्या नाम हो जाएगा? कोण COB या BOC। ये दोनों मिलके कितने डिग्री के कोण होंगे? 180 डिग्री के कोण होंगे, क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो कोण DOC जो है ये तो हमें नहीं मालूम है, तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे, प्लस कोण BOC, ये वाला कोण कितनी डिग्री का है? 125 डिग्री का है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोण DOC जो है बराबर में 180 डिग्री, ये जो 125 डिग्री प्लस में है उस तरफ ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 180 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा? तो 25 और 5 30, 55 45 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा। कोण DOC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो आपका एक तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। कोण DCO, देखिए DCO मतलब कि हमें ये वाला कोण पता करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये वाला कोण जो है अपना वो आ गया कितना? 55 डिग्री आ गया। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब देखो ये एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम हम रखेंगे, जैसे कि आप नाम कुछ भी रख सकते हो, CDO या OCD, हम किसी भी तरह से नाम रख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का क्या नाम है? CDO। ठीक है, क्या नाम है? CDO। नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। तो इस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण C प्लस कोण D प्लस कोण O तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो बच्चों कोण C का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो हम इसके जगह पे उतना ही रहने देंगे। कोण D के जगह पे 70 और कोण O के जगह पे 55। कोण O के जगह पे 55 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण C प्लस 70 में 55 जोड़ोगे तो ये 125 हो जाएगा, बराबर में 180 डिग्री। तो 180 है, 125 प्लस में है, उधर ले जाओगे माइनस में, तो आपका ये भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया आपका? 55 डिग्री हो गया। अब कौन सा कोण पता करना है? कोण OAB। कोण OAB मतलब कि कौन सा कोण? ये वाला कोण। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए रहेगा, आप इसे बना करके कमेंट करोगे कि इस कोण का वैल्यू कितना आना चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न को जो है आपको खुद से बनाकर देखना है कि इस कोण का मान कितना आएगा। ठीक है, कैसे चलना है? जैसे इस पे सरल रेखा मान लीजिएगा तो ये 125 है, या आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 55 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। अब कुछ दिमाग जो है आप खुद से लगाइएगा और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो गया है,
तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।